नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि कल सुबह एक ऐसी खबर आई राजनीति गलियारों में जहां से कहीं ना कहीं सबको दुखी कर दिया क्योंकि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का कल सुबह निधन हो गया। उनके निधन की खबर जैसे ही फैली उसके बाद तमाम लोगों का जो जमावड़ा था उनके आवास पर लगने लगा क्योंकि सभी हतप्रभ थे कि आखिरकार 38 साल के एक युवा फिटनेस फ्रीक व्यक्ति के साथ इस तरीके की घटना कैसे घट गई, कैसे उसकी मौत 38 साल में हो गई। इस आकस्मिक निधन ने पूरे राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ पड़ी और सभी राजनेताओं का जमावड़ा लग गया। प्रतीक यादव की जो पत्नी है, जो बीजेपी नेता है, महिला आयोग की उपाध्यक्ष है अपर्णा यादव, वो असम में थी। असम से वो लखनऊ के लिए आई और जब वो लखनऊ आई तो उस वक्त प्रतीक यादव का जो शव था पोस्टमार्टम होकर के उनके आवास में पहुंच रहा था और टाइमिंग थी कि जब पोस्टमार्टम होकर के उनका आवास और पे शव पहुंचा तभी अपर्णा यादव भी लखनऊ पहुंची। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राजनीतिक क्षति है क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी नेताओं के साथ साथ समाजवादी पार्टी के नेताओं का भी वहां पर जमावड़ा देखने को मिला और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां पर जाकर के श्रद्धांजलि अर्पित की। दोनों डिप्टी सीएम ने आज भी जाकर के श्रद्धांजलि अर्पित की और अब से कुछ ही देर बाद उनका अंतिम संस्कार होगा वैसा कुंड में और जो उनकी अंतिम यात्रा है वो उनके घर से निकल चुकी है, जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सपा परिवार में एक दुख की खबर है, वही बीजेपी में भी कहीं ना कहीं शोक की लहर है क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति को लेकर के खबर आई, उसने कहीं ना कहीं बीजेपी के खेमों में जरूर कहीं ना कहीं शोक की लहर दौड़ पड़ी और जो तमाम राजनीतिक कार्यक्रम कल के थे उसे कैंसिल कर दिया गया था। और आपको एक और बड़ी खबर बता देते हैं यूपी से, क्योंकि इस यूपी से आई एक बड़ी खबर ने लोगों को परेशान कर दिया है कि कैसे आई एक आंधी ने, तूफान ने 94 से ज्यादा जिंदगियों को ले लिया। प्रयागराज, भदोई, मिर्जापुर, बरेली, तमाम जगहों से ऐसी तस्वीरें आई जिसने लोगों को हिला दिया। बरेली में एक ऐसी तस्वीर आई जिसने कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर दिया है। वहां पर टीन शेड के साथ एक युवक उड़ गया जो वहां से उड़ करके कई फीट दूर दूसरे खेत में जा गिरा और उसके हाथ में चोट लगी है। गनीमत ये रही कि वो सुरक्षित है, उसके हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई, उसको घर भेज दिया गया। पहले आपको आंधी तूफान की वो तस्वीरें दिखाते हैं जिसने तबाही मचाई और इतनी जिंदगियां एक साथ एक झटके में खत्म। आंधी पानी अमूमन आता है, लेकिन इस तरीके की जब घटना हो और इतने लोगों की, बड़े पैमाने पर लोगों की जान चली जाए, अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि बिजली गिरने से, पेड़ गिरने से तमाम लोगों की मौत की खबरें सामने आ रही है और कहीं ना कहीं कई ऐसे गांव हैं जहां पर बिजली गुल हो गई है इस आंधी तूफान के चलते। हमने वो तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से बरेली में एक शेड के साथ एक युवक उड़ जाता है हवा में और रफ्तार उससे पता लगाया जा सकता है कि कितनी भयानक की रफ्तार थी। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और जो इसी पर बताएंगे कि आज किस तरीके से जो उत्तर प्रदेश में ये बिन मौसम के साथ ये आंधी तूफान आया और कितने लोगों की इसमें जान चली गई है। हमारे साथ सरफराज भी बने हुए हैं। सरफराज, कौन सी खबर है? जी, आपको बता दें, आंधी तूफान आई हमारे बहराइच में, पर ऐसा कहीं कुछ सुनने को नहीं मिला है कि जिससे जनहानि की सूचना मिली हो। और आपको एक बड़ी खबर बता दें, आप लोग ने देखा होगा कि 3-4 दिन से बहराइच में जो पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज हुई है, जो भ्रष्टाचार नगर पालिका के ऊपर खबर चलाई गई थी, तो पत्रकार जो यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं, मसूद अली कादरी और रफीउल्लाह खान उर्फ गुड्डू, इनके ऊपर ईओ प्रतिमा सिंह ने डीएम के वहां बैठकर वहां से एफआईआर दर्ज कराई। कल हमारे गोरखपुर डेवी के डीजे साहब आए हुए थे, तो पत्रकारों ने इसकी आवाज उठाई है। अब देखते हैं आगे ऐसी क्या कार्रवाई होती है, क्या इनको इस जो एफआईआर हुई है इससे बाहर निकल फिर कार्रवाई प्रशासन करेगा। जी, आखिरकार ऐसी कौन सी वजह थी कि पत्रकारों के ऊपर एफआईआर लिखवानी पड़ी? कोई क्या कारण बता रहे हैं वहां के जो अधिकारी हैं?
उनको क्या उसमें कमी लगी, क्या गलती थी कि जिसकी वजह से पत्रकारों की आवाज को खत्म करने का, ये बंद करने का काम किया जा रहा है, उनके ऊपर इस तरीके का मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है? क्या कोई स्पेसिफिक वजह है, किस तरीके के आरोप लगे हैं इन पत्रकारों के ऊपर जिनके ऊपर इस तरीके की एफआईआर की कार्रवाई की गई? सरफराज के पास फिर से चलेंगे, नेटवर्क का कुछ इशू है, फिर से कनेक्ट होंगे आपके पास। जितेंद्र के पास चलते बस्ती। जितेंद्र, पूरे उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि किस तरीके से आंधी ने कहर बरपाया है। बस्ती की क्या हालात है? क्या वहां पर भी इस तरीके की किसी जनहानि की या कोई किसी तरीके कोई खबर आ रही है जिसने बहुत बड़ा नुकसान किया हो किसी इलाके में? जितेंद्र, अनम्यूट कर लीजिए। बिल्कुल अखंड, एक बात साफ है, जिस तरीके से आंधी थी कहीं ना कहीं जो है ये, जिस तरीके से जो है मौसम विभाग ने भी अनुमान भी लगाया था कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आंधी रहेगी। फिलहाल पूरे उत्तर प्रदेश में देखा गया, बस्ती में भी लगातार ये आंधियां देखी गई, लेकिन इस आंधी में कहीं भी किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। लेकिन एक चीज साफ थी, जो रोडों पे जिस तरीके से जो रोड पे जो है रोड बनाए, जो वहाँ पेड़ लगे थे, वहां पे पेड़ के पास गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी उसके ऊपर, सॉरी, पेड़ जो है गाड़ी के ऊपर गया। फिलहाल किसी की जनहानि नहीं होती है, गाड़ी में जो बैठे थे उनको चोट नहीं लगी, लेकिन यह कि गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। अक्सर रोड के पास बड़े बड़े गेट बनाए जाते हैं जो सरकार के द्वारा बनाए गए, तो कई ऐसे गेट भी गिर गए हैं। नुकसान काफी हुआ है, बिजली के खंभे टूट के गिर गए। अभी तक अखंड ये हालात है कि गांव में अगर बात की जाए, क्योंकि शहर तो ठीक है लेकिन देहात के क्षेत्र में अभी भी बिजलियां नहीं है। अभी बीते कुछ दिन पहले भी एक आंधी आई थी, हल्की सी आंधी थी, लेकिन उसके चलते भी बिजलियां 4-5 दिन बाद आई थी। लेकिन कहीं ना कहीं कल की आंधी आने के बाद भी तो अब बिजली वहां पे जो खंभे गिर चुके हैं, कहीं ना कहीं जो 33,000 है वो फाल्ट हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। ये कह सकते हैं कि जनहानि नहीं है, लेकिन जनता को परेशानी, आम जनता को बिल्कुल हो रही है बिजली ना मिलना, क्योंकि इस समय जो अभी जो जीवन है कहीं ना कहीं उपकरण और बिजली के ऊपर ही डिपेंड है। तो आज जनहानि कहीं से नहीं है, लेकिन समस्या बिल्कुल नहीं है। आंधी काफी ज्यादा थी, लोगों के टीन उड़ गए हैं, छतों पे लगी पानी की टंकियां तक उड़ गई हैं, वहां पे सोलर पैनल जो आपको छतों पे लगाए जाते हैं वो उड़ गए हैं। जैसे बताया गया कि जो खंभे लगे होते हैं वो गिरे, नुकसान काफी ज्यादा हुआ। लेकिन ये चीज साफ है कि अब इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है कि इस तरह की कोई दिक्कतें ना हो, बिजली जल्दी मुहैया कराया जाए, प्रशासन उसको लगा हुआ है। खंड बिल्कुल जितेंद्र, सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार इतने बड़ा तूफान आया और एक जिले में नहीं था ये तूफान की, जो आप देख सकते हैं, जो भयानक तस्वीरें आई हैं, किस तरीके से टीन शेड के साथ युवक उड़ जा रहा है और गाड़ियों पर पेड़ गिर रहे हैं, और कई जगहों पर इस तरीके की तस्वीरें आई हैं जहां पर जो पोल है, बिजली के खंभे हैं, वो सड़कों पर गिर गए हैं, पेड़ गिर गए हैं। लेकिन एक बात ये जानना चाहेंगे, क्या अगर जनहानि की खबर नहीं आई तो इससे नुकसान का आकलन अगर किया जाए तो जितेंद्र, क्या कोई नुकसान को लेकर के कोई आकलन या कोई आंकड़ा निकल करके सामने आया बस्ती में? तो अगर नुकसान की जैसे बात की जाए, जैसे बताया कि जो है किसी की गाड़ी के ऊपर गिर गया है रोड, जो क्योंकि अगर जो है देखिए सरकार ने जिस तरीके से जो है गेट तो बनाए थे, लगातार कई ऐसे गेट गिर गए हैं, तो नुकसान तो कहीं ना कहीं है। खंभे लगातार जो बिजली के जो खंभे थे वो खंभे गिर गए हैं, लोगों के घरों के जो साइड में जो पेड़ लगे होते किसी के छत पे गिर गए हैं, किसी के मकान पे गिर गए हैं, कहीं ना कहीं जो 3 लोगों के लेके थे, तो नुकसान है, स्वाभाविक बात है। तो अब जनहानि तो नहीं हो, लेकिन नुकसान वाकई में जो लोगों का हुआ है। साथ साथ में ये सोच सकते हैं कि तुम जिसकी गाड़ी के जो ऊपर पेड़ गिर जाए और गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाए, तो स्वाभाविक बात है नुकसान हुआ है। अब वही है कि लेकिन अब ये कहते हैं कि ये कह सकते हैं, ये जो है जो आपदा के समय में इस तरीके की चीजें हो जाना स्वाभाविक है, ये लाजमी है, लेकिन नुकसान लोगों का हो रखा है। बिल्कुल, अभी आकलन नुकसान का कर पाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती भी होगी प्रशासन के सामने। और बिल्कुल जितेंद्र ने जिस तरीके से बताया कि प्राइवेट व्हीकल्स भी इसका शिकार हुए हैं, ना सिर्फ खंबे हैं, पेड़ हैं, बल्कि सोलर पैनल्स भी छत पे जो लगे होते हैं, टंकियां लगी होती हैं, वो उखड़ गई हैं। तो अभी इस नुकसान का आकलन कर पाना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इतना जरूर है कि प्राकृतिक आपदा के रूप में इसको देखेंगे और कहीं ना कहीं इस नुकसान की भरपाई, जो व्यक्तिगत लोगों के नुकसान जिनको हुआ है, उसकी भरपाई के लिए शायद उनको या फिर अगर इंश्योरेंस होगा तो उससे अगर कुछ उम्मीद हो पाती है, उससे मिले तो मिले, नहीं अन्यथा सरकार की तरफ से इस नुकसान पे शायद बहुत ज्यादा किसी तरीके का मुआवजा मिलना मुश्किल ही होता है। फिलहाल देखने वाली बात होगी और इस जो नुकसान का आकलन होगा, इस पर भी एक रिपोर्ट अगर हो सकेगा जितेंद्र बिल्कुल तैयार कीजिएगा, क्योंकि एक बड़ा तूफान था और इस बड़ी घटना में बहुत जगहों से जनहानि की भी खबरें आई, प्रयागराज, भदोही में और मिर्जापुर में इस तरह की खबरें आई हैं। तो ऐसे में आप इस जनहानि की जगह पर जो नुकसान हुआ है बस्ती में और कितने बड़े पैमाने पर ये नुकसान हुआ है, इसकी रिपोर्ट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। इंद्रवीर के पास चलते हैं, रायबरेली। इंद्रवीर, कौन सी खबर है?
देखिए, अगर पूरे उत्तर प्रदेश में अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से देर शाम कल 3 साढ़े 3 बजे करीब ये जो है आंधी और तूफान आया है, और इसने रायबरेली में भी अगर मैं बात करूं तो तांडव मचा दिया है। जिस तरीके के तस्वीरें और जिस तरीके से अलग-अलग तहसीलों में, अगर सदर तहसील छोड़ दी जाए, सदर तहसील में बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं देखा गया। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ज़्यादातर नदी किनारे, गंगा किनारे जो तहसीलें हैं, वहां पर ज़्यादा नुकसान भारी मात्रा में देखने को मिला। जिस तरीके से लोगों की दुकानें और जी जीवन जो था वो अस्त-व्यस्त हो गया, लोग उड़ते दिखे कल के आंधी तूफान में, और ये बड़ा भयावह तस्वीर रही है। हमारे पास तस्वीर है और यहाँ की जिला अधिकारी शरनीत कौर ब्रोका का जो है एक वर्जन भी आया आज सवेरे। तो पहले मैं चाहूंगा कि पहले वो देखें और तस्वीर देखें किस तरीके की भयावह तस्वीरें थी। जी। कल जो बेमौसम बारिश हुई है और थोड़ा आंधी और थोड़ी ओलावृष्टि हुई है, उससे कल यहाँ पर जनपद में एक व्यक्ति की मृत्यु और 7 व्यक्ति घायल हुए हैं। 12 जगह पर पशु हानि और 5 जगह पर मकान की क्षति हुई है। तो इसमें यही निर्देश दिए गए हैं कि आज शाम तक जितने भी लोग हैं उनको जो भी सुविधाएं दे सकते हैं, जो भी उनको अनुग्रह राशि दे सकते हैं, वो आज शाम तक प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर ली जाए। और शाम को शासन द्वारा रिपोर्ट भी मांगी गई है, क्योंकि 24 घंटे में इसमें कार्य करने के लिए बताया गया था। तो शाम तक जब रिपोर्ट वो भेज दी जाएगी शासन में, और सभी व्यक्तियों को जो धनराशि है, इसके अलावा भी अन्य जो भी विभाग की योजनाएँ हैं, सरकार की योजनाएँ हैं, उससे जोड़ा जाए। आइंदवीर, एक सवाल है, क्योंकि देखिए करीब 54 से 55 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, और अगर कहीं न कहीं इतने बड़े पैमाने पर इस आंधी तूफान में लोगों की जनहानि हुई है, और सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो प्रयागराज में 17 और भदोही में 16 और फतेहपुर बदायूं में 4-4 के करीब या 4-5 के करीब लोगों की जान गई है। इसमें एक चीज आपसे पूछना चाहिए, क्या रायबरेली में भी किसी जनहानि की कोई खबर सामने आ रही है? देखिए, रायबरेली में लगभग 7 से 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जो कि बहुत बुरी तरीके से घायल है। उनका उपचार नजदीकी सीएचसी और जिला अस्पताल में चल रहा है। दूसरी चीज, वहां ऊंचाहार तहसील की अगर बात करूं तो ऊंचाहार तहसील में एक आदमी की जो है मौत पुष्टि की गई है, और बताया जा रहा है ये आदमी जो है तरबूज की खेत में रखवाली कर रहा था, तरबूजों की, चूंकि जो नील गाय और तमाम ऐसे जानवर जंगली होते हैं जिनसे नुकसान होता है किसानों को, वो उसकी रखवाली करता दिखा था एक बुजुर्ग, और वहीं पे वो थे, और उसके दरमियान जब आंधी और तूफान आया तो उसी में वो किसी तरीके चोटिल हुए और उनकी जान चली गई। ऊंचाहार तहसील का पूरा मामला है, और 7-8 लोग पूरे रायबरेली जिले से घायल हैं। और सबसे ज्यादा घायल के अलावा अगर मैं बताऊं, बिजली के पोल और अगर पेड़ की बात करूं तो 100-100 साल, 150-100 साल पुराने पेड़, मतलब 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी का आना बहुत बड़ी बात है। हम लोग जब 50-60 की स्पीड से बाइक और उस पे चलते हैं तो लगता है यार बहुत स्पीड में, तो हम उस पे एक्सीडेंट हो जाता है तो 50-60 की, तो लोगों के परकच उड़ जाते हैं। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की आंधी से, हमने तस्वीर भी देखी बरेली की, उसमें एक युवक जो टीन सेट पकड़े हुए थे वो उड़ता और कई बार गुलाटी खाता और उसके बाद हाथ पैर फ्रैक्चर हो गए, और उसको लेकर के जिस तरीके से आज ये हुआ, ये बड़ा भयावह एक कुदरत की मार थी, और इस कुदरत की मार से हर जिला लगभग प्रभावित हुआ है। और ज्यादातर अगर मैं बात करूं तो इसमें नुकसान लोगों की जो रेडी पटरी वाले दुकान थी, जो 3 टप्पर या छप्पर रख के दुकान रखे थे, जो रोजमर्रा की उनकी अपनी जरूरतें पूरी करते थे, अपने परिवार के, अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे, ऐसे लोगों का नुकसान ज्यादातर रायबरेली, दलमऊ और सलोन तहसील और ऊंचाहार, दलमऊ और लालगंज तहसील में इनका ज्यादा प्रभाव देखने को मिला, क्योंकि ये तीनों तहसीलें गंगा किनारे पाई जाती है। और ऐसे में गंगा के किनारे जहां नदी, फतेहपुर में जैसे आपने देखा प्रयागराज में सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिला है उत्तर प्रदेश में। तो उसका एक रीजन ये देखने, इससे मतलब ये रीजन क्या है कि वो लगाया जा रहा है प्रयास की जहां पानी है, गंगा है, नदी है, ऐसी जगहों पे इस जो तूफान आया, ऐसी जगहों पे इसका प्रभाव ज्यादा दिखा है। और अगर मैं बात करूं जो तटीय एरिया है, वहां पे इसका जो है बहुत प्रभाव कम दिखा है।
तो ऐसी जगहों पे इनका प्रभाव ज्यादा दिखा है और लोगों का नुकसान हुआ है, लोगों ने जान से भी हाथ धोई है और साथ ही साथ भारी नुकसान हुआ है। रोडों सड़क बाधित हुई है, रोडवेजें खड़ी हो गई हैं, रोडवेज के ऊपर या प्राइवेट लोगों के ऊपर गाड़ी के ऊपर पेड़ गिर गए हैं और जिले में अगर मैं बात करूं तो लगभग 15 से 20 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। तो इस तरीके की अलग अलग तस्वीरें हैं, वो हम सब तस्वीरें नहीं दिखा सकते, लेकिन भयावह तस्वीरें हैं जो भी है। तो उस पे आज डीएम सख्त हुई है और उन्होंने दिशा निर्देश दिया है डीएम प्रशासन या तहसील भाई जो अधिकारी हैं, उप जिलाधिकारी, उनको सबको कि आप जाएं और त्वरित जो सरकार की हो सकता है मदद लायक उसमें स्कीम है उनको मुहैया कराएं और खुद भी वो मैदान में उतरिए। जी सॉरी, लेकिन सबसे बड़ी बात है इंद्रवीर, जिस तरीके से ये आंधी तूफान आया है, कहीं ना कहीं लोगों के एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा खतरनाक था और शायद यही कारण है कि जो तस्वीरें आ रही है, जो विजुअल्स आ रहे हैं, जो हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, वो साफ बयां कर रहे हैं कि तूफान कितना भयावह था और कितना भयानक था। और इंद्रवीर ने भी बताया कि ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ जगहों पर ये सीमित था, बल्कि जिस तरीके से ये कुछ इलाकों में आया और एक कहर के रूप में बरपा है कुछ लोगों पर और लोगों की हालत अभी भी सीरियस बनी हुई है। फिलहाल इन आंकड़ों का इंतजार अभी करना होगा कि ये आंकड़ों में क्या और भी बढ़ोतरी होती है, क्योंकि कई लोगों का इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है। जैसा कि इंद्रवीर ने भी बताया कि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि 54 से 55 लोगों की मौत की खबर आ रही है पूरे प्रदेश में और सबसे ज्यादा प्रयागराज में, जहां पर 17 लोगों की दुखद मृत्यु इस तूफान के चलते हो गई है। और कहीं ना कहीं इस बड़े तूफान के पीछे जो भी वजह रही हो, लेकिन इतना जरूर है कि इसने जनहानि के साथ साथ पशुओं की भी इसमें हानि हुई है, क्योंकि कानपुर देहात से एक ऐसी खबरें आई कि जहां पर 33 बकरियों की जान चली गई। तो ऐसे में कई और भी तस्वीरें हैं और भी चीजें, खबरें निकल करके सामने आएंगी जब इस तरीके की चीजें आएंगी। लेकिन इंद्रवीर, इसमें एक सवाल है, क्योंकि जनहानि को लेकर के और पशुओं की हानि को लेकर के कहीं ग्रामीण इलाकों में जिस तरीके से एक बड़ी कहर के रूप में जैसे कानपुर देहात में हुआ है, तो क्या पशुओं की हानि को लेकर के भी किसी तरीके के प्रशासन की तरफ से मदद का ऐलान या किसी तरह के कोई मुआवजा मिलेगा, इस तरह की कोई बात निकल करके सामने आ रही है? देखिए, अभी आपने भी सुना कि डीएम ने सीधे सीधे कहा कि जिस तरीके की जो चीजों मुहैया जो तुरंत राहत मिल सके, चाहे वो पशु हो चाहे जानवर हो, जिस तरीके से लोगों का जो जीवन यापन था वो अस्त व्यस्त हो गया। अखंड, आप बिलीव करो कि मतलब हम अपने उससे बात है, हमने चूंकि डिग्री कॉलेज चौराहे से एक शॉर्ट वीडियो भी अपने अपलोड किया हुआ है और वो चूंकि नॉर्मल था कि मौसम अंधेरा हो गया तो हमको लगा कि मौसम परिवर्तन, तो उस पर हमने खबर भी भेजी अपने यहाँ और उसमें आप बिलीव करो कि फिर हमारे वो खबर 3:40 पे एग्जैक्टली मुझे टाइम याद है, वो खबर मैंने डिग्री कॉलेज चौराहे से करी थी कल। और उसके बाद अखंड मैं बात करूं तो जैसे ही मैं डिग्री कॉलेज से सारस चौराहे पहुंचा, विदिन मुझे लगता है कि 7 या 8 मिनट लगा होगा और उतने में ही धूप खिल गई। तो अब इस 7-8 या मैं मान ले रहा हूँ 15 मिनट के इस तूफान ने तूफान मचा के रख दिया। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ठीक जब वक्त आप बता रहे हैं और 3 बजे ये तूफान लखनऊ में भी आया था और कुछ ऐसा ही मौसम था, एकाएक पूरा मौसम बदल गया, धूप थी, लेकिन सुबह धूप कम थी और इतनी तेज हवा चल रही थी मानो जो पेड़ है वो जमीन पर गिर जाएंगे। और कई जगह से तस्वीरें भी आई जहां पर खासा नुकसान भी देखने को मिला है। लेकिन ये 15 मिनट के तूफान के बाद फिर से धूप खिल गई और जो मौसम था वो शांत हो गया। लेकिन कई जगहों पर इस तूफान ने कहर बरपाया है और उसकी तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक जगह से जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं वो किसी खौफनाक मंजर से कम नहीं है। लोगों के साथ साथ जो हानियां हुई हैं, पशु हानि हुई है, गाड़ियों की हानि हुई है, उतर गए, शेड उखड़ गए हैं और जो सोलर पैनल्स लगे होते हैं लोगों की छतों पर वो भी कई जगहों पर उखड़ गए। तो फिलहाल इस तरीके की तमाम तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई, आगे भी दिखाएंगे, क्योंकि एक बड़ी जनहानि के साथ साथ एक बड़ा तूफान जिसकी तस्वीरें अभी भी सोशल मीडिया पर। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंद्रवीर, तमाम जानकारी के लिए। जो भी अपडेट होगा हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। आदर्श के पास चलते हैं, हरदोई। आदर्श, कौन सी खबर है? अखंड जी, आज हम आपको बताना चाहेंगे कि आज हरदोई जनपद के सावा थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। हरदोई थाना सावा क्षेत्र में दूल्हे सहित तो बाराती को भी मारपीट की गई है और वो जो बाराती है उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। पूरा मामला यह है कि मध्य प्रदेश से बारात आई थी हरदोई में। हरदोई की सावा की लड़की थी जो इंस्टाग्राम चलाती, इंस्टाग्राम से उसकी दोस्ती हुई थी और दोस्ती के नाते उसके बारात की तारीख भी डेट बताई गई कि जब मध्य प्रदेश से बारात आई तो यहाँ पर उस दूल्हे और बाराती को खातिरदारी की गई। लेकिन खातिरदारी करने के बाद में जब दूल्हा बारात लेकर सावा थाना क्षेत्र में लड़की वालों के घर पहुंचा तो वहां पर लड़की ने दूल्हे को पहचाने श्रृंगार कर दिया, कहने लगी ये वो लड़का नहीं है जिससे हम इंस्टाग्राम से मैंने दोस्ती की थी, ये दूसरा है। तो इससे कहने पर उन लड़कियों के घर वालों ने एवं परिजनों ने उसको मारपीट करना शुरू कर दिया।
जिससे वो जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं और जैसे पुलिस पहुंची उसमें बीच बराव किया गया है और लड़की की तरफ से दूल्हे सहित करीब 10 लोगों के खिलाफ अज्ञात में FIR दर्ज कराई गई है। और सबसे बड़ा अगर हम ये बताना चाहेंगे कि हरदोई जनपद में आजकल जो फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब वगैरह जो लड़कियां चला रही हैं उसमें कुअरता देखने को, जैसे फेसबुक खोलो उसमें कहीं ना कहीं गंदी तस्वीरें जरूर दिखाई देती हैं। ऐसे जो फेसबुक जो गंदी तस्वीरें वायरल करती हैं या उस टाइप की होती है उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये हरदोई पुलिस यंत्र को संज्ञान में लेना चाहिए। जी अखंड। अभी तक क्या किया पुलिस ने, कोई कार्रवाई की है इस पूरे मामले में? नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन यहाँ तक अगर फेसबुक की बात करें तो फेसबुक पे आप जब भी जैसे ही खोलेंगे लड़कियों महिलाओं की नाचते हुए वीडियो वायरल हो रही हैं, कहीं किस करते हुए वायरल है, कहीं किसी प्रकार की वीडियो वायरल है, उन पर जरूर लगाम लगानी चाहिए। और ऐसे ही मामले जो है बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं और यही अंजाम शाहबाद थाना क्षेत्र के जो लड़की रहती है उसने दिया है। जो मध्य प्रदेश का लड़का था उससे प्यार किया, प्यार ने उसकी बारात जो हरदोई जनपद में आई थी मध्य प्रदेश से और यहाँ पर उसकी एक अच्छी खातिरदारी भी की गई, लेकिन जब बारात दूल्हा जब घर में पहुंचा लड़की वालों के तो लड़की ने उस लड़के को पहचानने से इनकार कर दिया कि ये लड़का वो नहीं जिससे हम प्यार करते थे और जिससे हमारी बात होती। अनुराग शुक्ला नाम था उस लड़के का, लेकिन जैसे उसने मना किया उनके परिवार वालों ने डंडे लाठी उसे बरसाना शुरू कर दिया, जिससे उनको चोटें आई हैं। चोटें आने के बाद उनको पुलिस बुलाई गई, जब पुलिस ने उनको दोनों बीच बड़ाव करके उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया और उसके बाद में जो बाराती थे, जो बाराती या दूल्हे थे, उनके लड़की ने उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई है जिसमें 11 लोग नामजद किए गए हैं अज्ञात में। जी अखंड। अगर दूल्हे की तरफ से भी कोई बात कही गई? क्योंकि देखिए जिस तरीके से लड़की ने बोला ये वो लड़का नहीं है, ये दूल्हा वो नहीं है जिसके साथ हमने देख करके हमने शादी के लिए यहाँ पर किया था, तो क्या दूल्हे वाले जब इतनी दूर से मध्य प्रदेश से हरदोई पहुंचे, उनके साथ इस तरीके की जब घटना घटित होती तो क्या उनका भी कोई रिएक्शन आया? उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कहा है? देखिए उनका कोई भी रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन हाँ इतना जरूर बताता है कि उनकी मारपीट पलटने के बाद में अभी उसके काबिल वो नहीं है जिससे वो जवाब दे सके, तो वो काफी गंभीर स्थिति में घायल है। हाँ बिल्कुल, इस पूरे मामले पर जरूर नजर बनाए रखिएगा आदर्श, और अगर हो सकेगा तो दूल्हे पक्ष या दूल्हे का भी रिएक्शन जरूर लेने का प्रयास कीजिएगा कि आखिरकार पीड़िता ने या एक लड़की ने इस तरीके के गंभीर आरोप लगाए हैं कि जिससे उसकी शादी होनी थी वो लड़का ही नहीं है, तो अपने आप में एक बड़ा गंभीर आरोप है और FIR भी दर्ज हो गई है, उसमें 11 लोग नामजद किए हैं। तो ऐसे में दूल्हे पक्ष या दूल्हे का क्या कहना है इसको भी जरूर बताइएगा और पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करी इसको भी जरूर अपडेट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदर्श इसके मामले। अवनीश के पास चलते हैं। अवनीश हमारे साथ जुड़े हुए कानपुर से। अवनीश, आंधी तूफान हमने देखा और कानपुर देहात से भी खबर आई है कि किस तरीके से वहां पर 33 बकरियों की जान चली गई है, लेकिन सवाल ये है कि कानपुर में क्या किसी तरीके की कोई जनहानि की खबर आई है इस तूफान को लेकर के? देखिए खंड, कानपुर में आज के कल से लेकर के आज तक जो है काफी जो है 2 से 3 बार ऐसा मौसम बना है जिसमें काफी तेज जो है आंधी और तूफान का जो है मौसम रहा है। और उसी के साथ साथ जो चकरपुर मंडी है खंड, वहां पर जो है 2 जगह पर जो है आग लगने की सूचना आ रही थी, जिसमें एक दुकान में काफी तेज आग लगी। और क्योंकि मंडी में जो है कैरेट होती हैं जो कि प्लास्टिक की होती हैं, जिनके कारण प्लास्टिक में अगर एक बार आग पकड़ लेती है तो वो आग जो है कहीं ना कहीं विकराल रूप ले लेती है। तो इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं की जो है आग के जो मामले हैं ये साफ तौर पर जो है देखने को मिले हैं। ये कारण जो है तेज, जिस तरीके से तेज गर्मी अचानक जो हुई है उससे भी कहा जा रहा है, और जो ये आंधी और तूफान का जो एक मौसम या कहा जाए माहौल बना है तो उससे भी कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं पर जो चिंगारी होती है जो है वो उड़ करके जा करके जो है इस तरीके का जो है घटनाओं को जो है कहीं ना कहीं अंजाम दे दिया जाता है। इसी के साथ साथ अखंड जो सबसे बड़ी कानपुर की खबर ये है कि इस वक्त जो है कानपुर में कई जगह पर ABVP के जो छात्र हैं वो नीट की परीक्षा को लेकर के, जो नीट का जो पेपर लीक हो गया उसको लेकर के जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। जो ABVP के छात्र हैं उनकी जो है जो कानपुर की कोचिंग मंडी है वहां पर जो है प्रदर्शन करने के दौरान जो पुलिस है, पुलिस के साथ में झड़प भी हुई है काफी जो है। और जो कुछ छात्रों को जो है पुलिस ने फिलहाल अभी अपने हिरासत में भी लिया है, लेकिन ये जो प्रदर्शन है लगातार जो है जारी, और लगातार जो है जो छात्र हैं कोचिंग मंडी के और जो कानपुर के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो है संबंधित लोग रहते हैं, कोचिंग संबंधित जो छात्र हैं वो रहते हैं, वो लगातार प्रदर्शन। अब बिल्कुल सबसे बड़ी बात है अवनीश, क्योंकि जिस तरीके से नीट परीक्षा को लेकर के छात्रों में उत्साह रहता है और एक बड़ी तैयारी, लंबी तैयारी, कई बच्चे ऐसे हैं जो 1 नहीं 2 नहीं 3 4 साल से तैयारी कर रहे हैं और उनको उम्मीद है कि इस बार उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे में पेपर लीक हो जाने की जब खबर सामने आती है तो उन बच्चों के ऊपर क्या बीतती होगी इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है NTA के पास है
और एनटीए के पास एक पूरी जिम्मेदारी है, उसके बावजूद इस तरीके की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है कि जो गेस्ट पेपर होता है उसमें से ज्यादातर क्वेश्चन जो मुख्य पेपर होते हैं उसमें आ जाते हैं, और उस पेपर को जो ये जो सॉल्वर गैंग होते हैं या फिर तमाम जो लोग हैं वो लोगों को इसको लाखों रुपए में बेच देते हैं। ये बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और जो ये एजेंसी ही है जिसके कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो और एक पारदर्शिता बनी रहे, और हर बच्चा इस उम्मीद से जो जाता है कि वहां पर उनके साथ बेईमानी नहीं होगी, और वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लगन से पढ़ाई कर रहे हैं, कई कई वर्ष बिता दे रहे हैं कि उनका भी सिलेक्शन हो जाए, उनके साथ एक बड़ा धोखा होता है। एबीवीपी के तो छात्र वहां पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं तमाम जगहों पर। हमने देखा है कि तमाम जो राजनीतिक दल के मुखिया हैं वो लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं, पीएम मोदी पर हमलावर हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या वजह है, क्योंकि एक सबसे बड़ा संस्थान अगर कोचिंग के लिए देखें हम, तो कोटा के बाद कानपुर का भी नंबर आता है, जहां पर बड़ी तादाद में छात्र आते हैं पढ़ने के लिए, और कहीं ना कहीं वहां पर एक बड़ी तादाद में छात्र रहते हैं। तो एबीवीपी तो एक राजनीतिक कार्यक्रम हो गया है अवनीश, वो क्योंकि वो तो किसी न किसी एक छात्र गुट, किसी संगठन का हिस्सा है। तो क्या आम बच्चों में भी इसको लेकर के रोष है, क्योंकि पेपर कहीं ना कहीं लीक हुआ और उसके बाद अब फिर से उनको एक बार मेहनत करके फिर से एग्जाम देने जाना पड़ेगा, भले ही उनकी फीस नहीं लगेगी, लेकिन इस बार जो प्रेशर होगा, कई बार ऐसा होता है कि आपका टेस्ट अच्छा होता है, एग्जाम अच्छा होता है, सेकंड टाइम में आप शायद उस तरीके में चूक जाते हैं। तो इसको लेकर के बच्चों की क्या राय है, क्योंकि एक बहुत बड़ा हब है कानपुर अगर हम कोचिंग सेंटर के रूप में देखें तो। बिल्कुल अखंड, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि जो एबीवीपी है वो एक राजनीतिक संगठन के तौर पे काम करता है, लेकिन वो छात्रों की ही कहीं ना कहीं अगर आवाज देखी जाए तो आवाज उठाता है, और उसमें जो छात्र हैं वही जो है सम्मिलित होकर के इस तरीके का जो है प्रदर्शन करते हैं। तो प्रदर्शन जो इस वक्त जो चल रहा था उसमें आम छात्र भी जो है कहीं ना कहीं उनके साथ में मौजूद थे, और साफ तौर पर रोष जो है आम छात्रों में है, क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया है कि बिल्कुल सच है कि जो छात्र होता है पूरी कड़ी मेहनत के साथ में जो है तैयारी करता है, और 1 साल के बाद में जब वो परीक्षा देने के योग्य बनता है तो उस वक्त अगर कहीं अगर पेपर लीक हो जाएगा तो उससे कहीं ना कहीं उनका जो भविष्य है वो खराब होता है। और इस प्रदर्शन के दौरान पर जो है पुलिस ने जो एक्शन लिया है, अखंड आपको बता दें, पुलिस ने एक जो वहाँ के चौकी इंचार्ज हैं काकादेव में, और एक दरोगा उनको लाइन हाजिर भी कर दिया है, क्योंकि जो एबीवीपी के छात्र हैं उन्होंने आरोप लगाया था कि जो शांति से जो उनका एक प्रदर्शन चल रहा था उसमें पुलिस ने जो है खलल डाल करके उस प्रदर्शन को भी खराब करने का काम किया। तो कहीं ना कहीं पुलिस अपना काम जरूर कर रही है, लेकिन जिस तरीके से जो है ये जो लोग हैं जो इस तरीके से इस मैनेजमेंट को संभालते हैं, उनको एक मैनेजमेंट ऐसा बनाना चाहिए जो बच्चों के भविष्य के साथ में कोई खिलवाड़ ना हो, और जो भी अगर खिलवाड़ करता हुआ पाया जाता है तो उसके साथ खिलाफ में इस तरीके की कार्रवाई अखंड करनी चाहिए, जिससे जो है कोई एक नजीर जो है कहीं ना कहीं पैदा बने अखंड। बिल्कुल होनी भी चाहिए अवनीश, क्योंकि देखिए बड़ी उम्मीदों के साथ, बड़ी तैयारी के बाद इस तरीके के एग्जाम में बच्चे बैठते हैं, और डॉक्टर बनना एक सपना है, और उस सपने को पूरा करने के लिए बच्चे कई वर्ष बिता देते हैं, शुरुआत से लेकर के जब वो 12th तक के एग्जाम देते हैं, फिर उसके बाद कई साल लग जाते हैं कुछ इन्हीं बच्चों को कि अच्छी जगह पर वो एडमिशन पा सके, इसलिए पढ़ाई करते हैं। और ऐसे में इस तरीके से रिजल्ट के पहले इस तरीके से पेपर लीक होने की खबर सामने आ जाए तो अपने आप में एक बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। फिलहाल इस पूरी खबर पर जरूर नजर बनाए रखिएगा। अब छात्र संगठन या फिर कोई भी छात्र गुट इस मामले को लेकर के कोई भी प्रदर्शन करे, मगर इतना जरूर है कि अब तो जो होना था वो हो गया, जो पेपर लीक होना था वो हो गया, बच्चों ने एग्जाम दिया, उनके सपनों पर पानी फिर गया, फिर से एक बार वो तैयारी करेंगे, या यूं कहें कि फिर से 8-10 दिन बाद जब वो डेट डिसाइड होगी उसके बाद वो जाकर के फिर से एग्जाम देंगे, और इस उम्मीद के साथ जाएंगे कि शायद इस बार ये पेपर लीक ना हो। फिलहाल इस पूरी खबर पर जरूर नजर बनाए रखिएगा। अमरीश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक और मुलायम सिंह यादव और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव की अंतिम यात्रा शुरू हो गई है। कुछ ही देर में जो शव है वो भैंसा कुंड पहुंच जाएगा, और बड़ी तादाद में उनकी शव यात्रा में लोग शामिल हैं, और जो सांसद है समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव और आदित्य यादव शव वाहन पर मौजूद हैं, और कहीं न कहीं रोते हुए कई तस्वीरें सामने आई हैं तमाम समाजवादी पार्टी परिवार के लोगों की, और कंधा देते हुए, क्योंकि जिस तरीके से प्रतीक यादव की दुखद मृत्यु की खबर आई है कल सुबह, उसने कहीं ना कहीं मुलायम यादव परिवार को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि एक 38 साल के की मौत हुई है। तो अपने आप में एक बड़ी और गंभीर बात है समाजवादी पार्टी और परिवार के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के भी लोग इसमें बहुत नाखुश है, क्योंकि अपर्णा यादव बीजेपी से ताल्लुक रखती है और इस समय महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी है, और वो उस वक्त असम में ही थी जब ये पूरी घटना घटित हुई। कल दोपहर को वो यहाँ पर आई, और जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि प्रतीक यादव को इस दरमियान 2 बार
हार्ट अटैक भी आ चुके हैं। 13 दिनों में 2 बार हार्ट अटैक भी आए और वो एयरपोर्ट पे भी चलते चलते बेहोश हो गए। तो ऐसी तमाम खबरें सामने आई और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनकी मौत को लेकर के जो खबर आई वो अपने आप में दुखद है। लेकिन इस वक्त उनकी जो अंतिम यात्रा है वो अपने अंतिम पड़ाव पर है। कुछ ही मिनटों में या कहें कि कुछ ही देर में वो भैंसा कुंड पहुंच जाएगी और जो तमाम वहां पर जो उनके समर्थक है, उनके चाहने वाले हैं, वो भैंसा कुंड में वहां पर पहले से ही पहुंच गए और एक पुलिस की भी अच्छी खासी व्यवस्था की गई है और इस यात्रा को लेकर के और जगह जगह डाइवर्जन भी किया गया। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे आदित्य, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।